नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। और मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा राज्यसभा के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किया है वो किया है लोकसभा के ऊपर, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका अर्थात जो संघ में विधि बनाने वाली संस्था, अर्थात जिसको हम संसद नाम से जानते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। भाग 5 है और इसमें जो संसद के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। उसके बाद यानी कि हमने इससे पहले लोकसभा पूरा कवर कर लिया है, और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम राज्यसभा के बारे में। और दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम दूसरा जो लेक्चर इसके बाद का बनेगा वो बनेगा लोकसभा और राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। जब वे दोनों यानी कि एक साइड में हम लोकसभा लिखेंगे, एक साइड में और राज्यसभा, दोनों के कार्य और शक्तियां देखेंगे, इनको क्या क्या कार्य, ये क्या क्या कार्य होते हैं और क्या इनको शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। जब ये कवर हो जाएंगे तो लास्ट में हम जब पूरा ही एक ढांचा तैयार कर लेंगे, यानी कि पूरी संसद बना लेंगे, तो उसके बाद जो हमारी संसद होती है उसके कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं उन्हीं पे एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा, जैसे हमने एक बार और रिकॉल थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हमारी संसद हो गई और इसके 3 अभिनंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा, साथ साथ में इनके आर्टिकल भी लिखते जाएंगे। अनुच्छेद 79 ये हो जाएगा, अनुच्छेद 81 ये हो जाएगा, अनुच्छेद 80, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा हमारा राष्ट्रपति, जिसका अनुच्छेद हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी संसद है, और ये तीनों ही क्या है, इसके अभिनंग है। इनका जो प्रावधान आपसे पूछे क्वेश्चन में कई बार कि कहां पे है संविधान में, तो ये अनुच्छेद 79 में है, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है, 80 में, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है इसको हम संघ की कार्यपालिका में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रावधान है ये है 52 में। और इससे पहले जो हमने कवर किया है वो लोकसभा को हमने पूरा पढ़ लिया है। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा के ऊपर, ठीक है। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। और जो इसके पदाधिकारी हैं जैसे सभापति और उपसभापति, अर्थात राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है जिसको हम सभापति बोलते हैं, जो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है, ठीक है। और उपसभापति होता है। तो सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा के ऊपर। तो चलिए आज देखते हैं राज्यसभा को। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जो हमारा तरीका है पढ़ाने का वो आपको ठीक लग रहा है या थोड़ा इसमें और भी सुधार की जरूरत है। तो ये चीजें आपको बतानी है कमेंट में, ठीक है। क्योंकि कमेंट आप करोगे तो हमको लगेगा कि हमारी वीडियो देखी जा रही है, हमारा लेक्चर देखा जा रहा है, और उससे थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको कमेंट जरूर करना है और अपना सजेशन बताना है कि जो हमारा तरीका है वो सही है या थोड़ा इसमें और सुधार की जरूरत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये है राज्यसभा। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, ठीक है। तो जो हमारा डेली का ही तरीका है कि डायग्राम एक बनाएंगे, थोड़ा सा एक फ्रेम करेंगे पहले, सबसे पहले हम कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें जो हमको पढ़ना है सबसे पहले सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, इसके बाद राज्यसभा का गठन, इसके बाद जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं, और इधर निर्वाचन, और जो लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। तो इन सभी को हम देखते जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर सामान्य जानकारी में हम पढ़ेंगे तो मैं एक एक चीज उठाऊंगा यहां से और वही आपको बिल्कुल क्लियर करते जाऊंगा। तो सामान्य जानकारी में अगर हम पढ़ेंगे तो नंबर 1 पे आ जाएगा कि जो राज्यसभा होती है
इसको हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं और स्थायी सदन भी इसी को बोला जाता है और दूसरा सदन भी इसी को बोला जाता है। विशेषज्ञों का सदन भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राज्यसभा है इसको और कितने नामों से जाना जाता है, तो उसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा सदन भी इसी को बोला जाता है और विशेषज्ञों का सदन, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, कला साहित्य और विज्ञान तथा समाज सेवा के आधार पर कुछ लोगों को मनोनीत करता है, इनके 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो इस आधार पर जो लोग आते हैं विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, और जो इसके अलावा भी अन्य सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है, जो उनको चुनने की प्रक्रिया होती है वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको विशेषज्ञों का सदन भी बोला जाता है। तो यहां तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको किस नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात करें इसके गठन की, तो इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 में बताया गया है। और ये जो हमारी संसद होती है, ठीक है, ये जो हमारी संसद होती है इसी का एक अभिन्न अंग माना गया है राज्यसभा को, अभिन्न अंग माना गया है राज्यसभा को। तो जो इसका गठन होता है इसमें बताया गया है कि इसमें अधिकतम सदस्य होंगे 250 हो सकते हैं। ठीक है, जो राज्यों से यहां पर प्रतिनिधि आते हैं उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 250, 250। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, जो वर्तमान में जिनका क्या होता है, जो सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में है, जिनका क्या होता है निर्वाचन होता है, वो है 245। अधिकतम अगर इनको बढ़ा के बोला जाए कि कितने हो सकते हैं तो 250 हो सकते हैं। और वर्तमान में जो निर्वाचन होता है 245 पे होता है। ठीक है, और जो 250 है अगर इनको डिवाइड हम करेंगे तो राज्यों से 238 आएंगे और यहां पर 12 राज्य मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 250 बनेगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहां पर 233 सदस्य संघ और राज्य प्लस, यानी कि संघ क्षेत्र जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और राज्य, ठीक है, दोनों से मिलकर कितने आते हैं 233। और 12 सदस्य जो होंगे वो होंगे मनोनीत राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, और अगर 233 की बात करें कि ये जो सदस्य होते हैं राज्यों से कितने आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो राज्यों से आएंगे 229 और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे 4 सदस्य। 4 में भी एक सदस्य दिल्ली से आएगा, पौंडीचेरी से आएगा, और 3 सदस्य दिल्ली से, 3 दिल्ली और एक सदस्य पुदुचेरी से आएगा, ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने जानकारी देख ली किस किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा गठन देख लिया कि अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, और जो वर्तमान सदस्य हैं जिन पर क्या होता है निर्वाचन होता है वो 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो ये सदस्य होते हैं इनकी योग्यता क्या होती है वो देख लेते हैं। मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं और शुरू से ही हम क्या देखेंगे, योग्यताएं। यहां पर इसकी योग्यताएं लिख लेते हैं, जो पॉइंट है यहां पर योग्यता। ठीक है,
तो जो सदस्य होते हैं इनकी योग्यता वही है जो लोकसभा के सदस्यों की है। यहां पर दो अंतर पाए जाते हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 30 वर्ष आयु। हमने लोकसभा में देखा था 25 वर्ष है, किंतु यहां पर 30 वर्ष आयु, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद पर न हो। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 30 वर्ष आयु राज्यसभा में और 25 वर्ष आयु लोकसभा में। ठीक है, संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है, विधि उसके अनुरूप हो, अनुरूप या उसके अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कि क्या है, योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, और जो हमारी संसद कोई ऐसी विधि बनाती हो, ठीक है, तो उसको विधि को फुलफिल करना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा सदस्य उसको फुलफिल करे, यानी कि उसके अनुरूप होना चाहिए जो भी हमारी संसद विधि बनाती है। ठीक है, तो ये थी क्या इसकी योग्यता है। अब बात करते हैं जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। इसको हम दोबारा से एक बार फटाफट से रिपीट करेंगे, लेकिन हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं और यहां से जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम बाद में देखेंगे। निर्वाचन, जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, इनका जो निर्वाचन होता है वो हमारे द्वारा न होकर बल्कि इनडायरेक्ट वे में होता है। और किसके द्वारा, जो विधानसभाओं में, जो भी राज्य की विधानसभा होती है उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा राज्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर एक शब्द आ रहा है निर्वाचित। निर्वाचित, निर्वाचित शब्द मतलब जिनको निर्वाचन के द्वारा चुना गया है, ना कि मनोनीत सदस्य। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो जो इसके सदस्यों का चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं सभी विधानसभाओं के। ठीक है, और यहां पर दिल्ली, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो जो ये सदस्य होते हैं इन्हीं के द्वारा इनका चुनाव या निर्वाचन होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन यही बनेगा कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वाचित की जगह आपको मनोनीत दे दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। ठीक है, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वह कितना होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, कार्यकाल राज्यसभा का ना होकर बल्कि इसके सदस्यों का होता है। ठीक है, आपको कई बार अक्सर पूछे, क्योंकि राज्यसभा जो है हमारी स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और अगर कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल को नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाएगा जो इसके सदस्य हैं उनका कार्यकाल, यानी कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है बल्कि जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
और प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। कार्यकाल को लेकर यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि मैं अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पर 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में, इससे आपको पता चला है कि जो राज्यसभा में चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश यानी कि अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज जरूर हो रहा है लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमने 20 सदस्य हैं, 20 कैंडिडेट हैं और इनका जो चुनाव किया है, इनका चुनाव किया है सन 2000 में। ठीक है, 20 सदस्यों को हमने सन 2000 में चुना है। इसके बाद हम बात करते हैं 20 सदस्य हमने सन 2002 में चुने हैं। ठीक है, सन 2002 में चुने हैं और 20 सदस्य हमने सन 2004 में चुने हैं। ठीक है, और 20 सदस्य हमने, ये 20 सदस्य हो जाएंगे, 20 सदस्य हमने 2006 में चुने, 20 सदस्य हमने 2006 में चुने। अब बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल, यानी कि जो सदस्य हमने चुने थे तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। ये जो 20 सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। तो इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? इनका कार्यकाल समाप्त होगा 2006 में जाके, 2006 में जाके। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि 2000 में चुने हैं और अगर 6 में समाप्त हो रहा है तो 2006 में, 6 साल का है तो 2006 में समाप्त होगा। तो इनका कार्यकाल अगर समाप्त की बात करें तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जाके 2006 में। ठीक है, अब ये जो 20 सदस्य हैं ये अवकाश प्राप्त कर लेंगे। अवकाश इनका क्या हो जाएगा? इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो ये अवकाश प्राप्त कर लेंगे। अब 2006 में 20 सदस्यों का निर्वाचन होगा, 20 सदस्य और चुने जाएंगे और जो 20 सदस्य 2006 में चुने गए हैं इनका जो 6 साल कार्यकाल होगा 2012 में, ये भी अवकाश प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो एक चेन सिस्टम से चलते हैं, यानी कि जिसका चुनाव आज हुआ है उसको 2006 यानी कि आज से 6 साल बाद उनको क्या अवकाश प्राप्त कर लिया जाएगा 1/3 सदस्यों का। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो राज्यसभा है कभी भी खाली नहीं रहती है, इसमें सदस्य आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता रहता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं और जो पुराने होते हैं यानी कि 6 साल जिनका कार्यकाल हो जाता है उनको अवकाश प्राप्त कर लेना होता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ये बने आपसे कि यदि इस बीच किसी सदस्य का, सपोज करो कोई XYZ कोई सदस्य है और कार्यकाल के समय या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपना त्याग पत्र दे देता है, तो जो उसका 6 साल से पहले बचा हुआ कार्यकाल है वो जो नया सदस्य आएगा उसका 6 साल से जितना कार्यकाल है उतना ही रहेगा या फिर उसको अलग से 6 साल दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी नया सदस्य आएगा, जो पुराना सदस्य है उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी पे ही बना रहेगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी सदस्य आए, कार्यकाल यहाँ पर क्या है, अगर एक बार कोई चुन लिया है और इसकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये त्याग पत्र देता है तो इसकी जगह जो नया कैंडिडेट आएगा तो जो इसका बचा हुआ कार्यकाल है उसी को पूरा करेगा, चाहे वो 1 साल का रहे या 2 महीने का रहे या 3 महीने का रहे, इसके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा, इसके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम दोबारा से फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो हमने सामान्य जानकारी ली थी राज्यसभा के सदस्यों की जो राज्यसभा होती है इसको क्या उच्च सदन भी बोला जाता है और इसको स्थायी सदन बोला जाता है, इसी को द्वितीय सदन बोला जाता है और इसी को विशेषज्ञों का सदन बोला जाता है। इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 में बताया गया है और जो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 250, जिसमें 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इसके योग्यता क्या होती है, तो उसकी योग्यता वही होती है जो लोकसभा के सदस्यों की होती है, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि जहां पर लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष थी वहीं पर राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष है। ठीक है,
और इसके निर्वाचन की बात करें तो जो इसके निर्वाचन होता है, इसके निर्वाचन में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही भाग लेते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और कार्यकाल की अगर बात करें तो जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं और 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नया कैंडिडेट आता है उसकी प्रथम दिन से और 6 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है, और इस बीच अगर उसकी मृत्यु हो जाए या अपने त्याग पत्र देते तो बचा हुआ कार्यकाल कोई नया सदस्य पूरा करता है, लेकिन कार्यकाल हमेशा 6 वर्ष ही रहता है। ठीक है, और अब बात करते हैं लास्ट में इसके पदाधिकारियों की, राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, तो इसमें 2 पद होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। ठीक है, 2 पद होते हैं। तो जो सभापति होता है इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जिसको हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, और जो उपसभापति होते हैं इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल किया जाता है कि जो उपसभापति होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है 5 वर्ष, तो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 5 वर्ष लगा के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सभापति का कार्यकाल क्या होता है 5 वर्ष, और इसी को क्या बोला जाता है, पदेन सभापति। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, किंतु फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य ना होकर बल्कि उसकी अध्यक्षता करता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। आपको ध्यान देना है, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि सभापति की बात हो रही है, और इसी को उपराष्ट्रपति के नाम से बोला जाता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। यही एक ऐसा प्रश्न है, और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य ना होकर बल्कि उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है, तो वो होता है सभापति। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो इनके कार्य होते हैं, जो उपसभापति का कार्य होता है वो होता है जब हमारे सभापति अनुपस्थित होते हैं तो सारा कार्यभार उपसभापति का होता है। तो सभापति का कार्य क्या होता है, तो सभापति का कार्य होता है जो सदन की कार्रवाई होती है उसकी अध्यक्षता करना होता है। ठीक है, और इसका वही कार्य होता है जो हमने लोकसभा अध्यक्ष का देखा था, लेकिन अंतर ये होता है कि जो सभापति होता है यह कोई विधेयक, धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय सभापति नहीं लेता है बल्कि कौन लेता है, लोकसभा स्पीकर। तो एक एग्जांपल यही होगा कि धन विधेयक का निर्णय सभापति नहीं लेता है, एक अंतर तो ये हो गया। ठीक है, एक अंतर तो ये हो गया, और जो दूसरा अंतर है मोस्ट इंपोर्टेंट वो है संयुक्त बैठक की, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, है। ठीक है, यही 2 मेन अंतर हैं, यानी कि बाकी इसके सिवा सारे वही कार्य हैं जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं, यानी कि सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और यदि कोई सदस्य अभद्रता करता है तो उसकी क्या सदस्यता समाप्त करना। सभी का अधिकार किसको है, सभापति को है। ठीक है, किंतु यहाँ पर जो लोकसभा अध्यक्ष है और राज्यसभा अध्यक्ष यानी कि सभापति है, दोनों में अंतर यही है कि वहां पर लोकसभा अध्यक्ष जो रहता है कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका अंतिम निर्णय करता है, और दूसरा जब भी कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है साधारण विधेयक को लेकर, जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के अनुसार। ठीक है, उसमें जो संयुक्त अधिवेशन की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि सभापति। ठीक है, यही कॉमन अंतर यहाँ पर है, बाकी सभी शक्तियां वही प्राप्त हैं जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आज का। इसके बाद जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति और कार्य। ठीक है, शक्ति और कार्य के ऊपर रहेगा, और उसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा संसद की शक्तियां एवं कार्य, क्योंकि तब तक हमारा पूरा एक ढांचा क्लियर हो जाएगा और हमारी संसद का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो संसद को जो शक्तियां और प्राप्त है और जो उसके कार्य हैं उसी को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था लेक्चर। आपको अगर पसंद आया है
तो प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इसको बार बार पढ़ें, ताकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद।